Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का जो पेपर 5 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस क्लास से पहले हमने 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके वो कब हुआ और उसमें क्या मुख्य प्रावधान बताए गए हैं और उनमें कार्य क्या दिए गए हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की थी। और आज के क्लास में हम लोग 74th अमेंडमेंट में जो मुख्य प्रावधान और मुख्य बातें बताई गई हैं या मुख्य उसमें कार्य दिए गए हैं नगर पंचायत को तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो उसको हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो नगरों में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 74वां और 73वां दोनों जो संवैधानिक संशोधन है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। एक में आपका ग्रामीण पंचायत से संबंधित है और एक नगर पंचायत से संबंधित है। एक टाउन के लिए है और एक गांव के लिए है। तो ये जो 74th अमेंडमेंट है वो नगरों के लिए है। तो नगरों में स्वशासन की स्थापना के लिए नगरीय निकायों की स्थापना की गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1 जून 1993 को करके लागू उसको किया गया उतने तारीख को द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और संविधान के भाग 9 में क जोड़ा गया है। 9 में सिर्फ क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित है और यहाँ 9 क में अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य और 6 तक जो है नगर पालिका के लिए उपबंधों का समावेश किया गया है या उपबंधों को डाला गया है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 जो है य और फिर 6 जो है इसमें ये किया गया है। और इसी के साथ जो है संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई है जिसको हम लोग 12 के नाम से जानते हैं, जिसमें नगर पंचायत से संबंधित लगभग 18 कार्यों का वर्णन किया गया है उस अनुसूची में के अंतर्गत। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा जनसंख्या के कम और अधिक के अनुसार 3 प्रकार की नगरीय निकायों की स्थापना की गई है। और यह जो है पहला जैसे कि नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत क्या है? तो नगर पंचायत उन कस्बों में स्थापित की जाएगी। नगर पंचायत जो है जहाँ पे जनसंख्या जो है ग्रामीण जो चीज़ ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित जो जगह हैं वहाँ पे उन क्षेत्रों में जहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, मतलब ग्रामीण का आप कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन और वहाँ से शहर जहाँ से शुरू होता है ग्राम से, तो वैसे जगहों पर जो है और जो संक्रमणशील क्षेत्र हैं के लिए स्थापित की गई है नगर पंचायत की। ठीक है, दूसरा है नगर पालिका परिषद। तो यह छोटे शहरों अर्थात जो है लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, छोटे छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो है नगर निगम, यह जो है बड़े और बृहद नगर क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी। तो इस तरह से 3 स्तर में जनसंख्या के आधार पर जो स्थान है उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के आधार पे। अब जिस क्षेत्र में राज्य का राज्यपाल यदि औद्योगिक नगरी के रूप में उसको विनिर्दिष्ट कर दे तो वहाँ भी वह संस्थाएं जो है स्थापित नहीं की जाएंगी। ठीक है,
और किसी भी नगरीय क्षेत्र को यह निश्चित करने का अधिकार है कि संक्रमणशील क्षेत्र लघुत्तर नगरीय क्षेत्र अथवा बृहत नगरीय क्षेत्र है और राज्य के राज्यपाल को है। यह अधिकार राज्य के राज्यपाल को है और राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या उसमें जनसंख्या का घनत्व और सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है, अधिक महत्व, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को आधार बनाकर लोक अभिसूचना द्वारा निश्चित कर सकते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस आपके अनुच्छेद की 73rd जो अमेंडमेंट है, तो इसमें नगरपालिका के सदस्य एवं अध्यक्ष जो हैं निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था नगर पंचायत में ग्राम सभा, तो उसी तरह से नगर पालिका के सदस्य जो हैं एवं अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। दूसरा है कि राज्य का विधानमंडल स्थानों चुनाव प्रक्रिया, आरक्षण आदि से संबंधित नियम बना सकते हैं। और तीसरा है संस्थाओं के कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से स्टार्ट होती है। जब फर्स्ट अधिवेशन होता है चुनाव होने के बाद, तो उस समय से कार्यकाल जो है इसका स्थापित होता है, जो 5 वर्षों के लिए होता है। और संस्थानों में जनसंख्या के अनुपात में जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य अगर चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ भी जो है आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है या की जा सकती है, अगर चाहे, अगर उसमें जो भी आरक्षण देना चाहे। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हो सकते हैं और इस प्रकार के आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जो है उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथावत वही होगा जो नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसा स्थान किसी भी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम, मतलब उसको टेन्योर जो होगा वो बदलता रहेगा, तो मतलब आरक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो चक्रानुक्रम में अपनाई जाएगी। उसके बाद है कि यहाँ महिलाओं की जो है, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो है कुल जनसंख्या के आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। यहाँ भी जैसे वहाँ पंचायत में था वैसे यहाँ भी है। और उसके बाद नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज जो है 21 ईयर है। 21 ईयर एज मिनिमम एज होगा जो लोग उसका चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसका निर्वाचन राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है वही संपन्न कराता है, क्योंकि पंचायत से संबंधित जितने भी, चाहे नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगरपालिकाओं के चुनाव को संपन्न कराता है। और 1687 में मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पहली बार जो है नगर पालिका की व्यवस्था या स्थापना की गई थी 1687 में। ठीक है, जब हम लोग इंडिपेंडेंटली इस चैप्टर को, जैसे नगर पंचायत को हम लोग जब इसको अलग से डेप्थ में स्टडी करेंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को, विकास को, ये सब चीज़ को डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद आते हैं हम 12वीं अनुसूची पर। तो 12वीं, ये तो कुछ मुख्य प्रावधान थे जो आपको 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार है और ऑलमोस्ट कुल मिलाकर जो पंचायत के लिए थे वहाँ यहाँ भी आपको नगर पंचायत में भी वो सब दिए गए हैं। और इसमें जो मैंने बताया कि संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, और उस 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के लिए 18 तरह के कार्य बताए गए हैं कि वो करने की जिम्मेदारी जो है नगर पंचायत को होगी। जिसमें पहला काम है कि नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। दूसरा, भूमि उपयोग का विनियम और
भवनों का निर्माण। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक विकास योजना बनाना। उसके बाद है सड़कें और पुल वगैरह बनाना। पांचवा है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। ठीक है। उसके बाद छठा है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट की रखरखाव की भी व्यवस्था करना देखना है। उसके बाद अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था करना है। और आठवां है नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी अभिवृद्धि करना भी इसका काम है। नगरीय वानिकीय पर्यावरण और का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि करना। ठीक है। उसके बाद जो अगला 9th काम है इसका कि समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो हैं आते हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी नगर पंचायत की ही जिम्मेदारी है। उसके बाद है कि गंदी बस्तियों के सुधार के लिए जो कार्यक्रम है वो बनाना। नगरीय निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रोग्राम जो है रन कराना। और नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क है, उद्यान है, खेल के लिए मैदान जो है, उन सब की व्यवस्था करना भी नगर पंचायत का ही काम है। उसके बाद सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों पर भी या इसको की भी अभिवृद्धि करना इनका काम है। उसके बाद शवगाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह जो है उसका भी निर्माण करना इनका या उसकी व्यवस्था करना काम है। काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण आदि इसका काम है। साथ ही साथ जन्म और मरण सांख्यिकी का, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण होता है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये भी देखना नगर पालिका का ही काम है। और सार्वजनिक सुख सुविधाओं जिसके लिए अंतर्गत सड़क पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड और जन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी नगर पंचायत के कार्य के अंतर्गत ही है। और उसी तरह से वेधशालाओं और चर्म शोधशालाओं जो हैं उनका विनियम करना, उनके लिए नियम बनाना, कानून बनाने का काम भी जो है इन नगर पंचायतों को है। तो ये 18 महत्वपूर्ण काम हैं जो 12वीं अनुसूची में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया है। और ये काम जो है नगर पंचायत से संबंधित है। तो ये आपका जो मुख्य चीज़ें थी 74th अमेंडमेंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लागू कब से हुआ, तो वह 1 जून 1993 से लागू हुआ था और वो वहाँ 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। जो आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये है, या अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि कहाँ से किस अनुच्छेद तक है। ऑब्जेक्टिव में, मल्टी चॉइस में कुछ भी करके मिल सकता है आपको। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पेपर है वो कॉमन पेपर है, मतलब सभी तरह के बच्चों को इसको पढ़ना है, जानना है कि क्या है। क्योंकि हर कॉम्पिटिशन्स में कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस हैं इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको वो याद रखना है अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य और 6 तक। ठीक है, ये इसके अनुच्छेद हैं। दूसरा चीज़, ये संविधान के भाग 9 में 9 क के अंतर्गत है। ठीक है, 9th में सिर्फ क्या है, पंचायत है, और यहाँ पे ग्रामीण पंचायत, और यहाँ पे आपका नगर पंचायत क में जोड़ा गया है। और इसमें 18 विषय हैं, वहाँ 29 विषय थे, ये आपको याद रखना है। और वो 11वीं अनुसूची में थे और ये 12वीं अनुसूची में थे। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। और ओवरऑल, और यह यूजी में तो कोर्स में है ही, बाकी भी सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका डिटेल में स्टडी जब हम लोग नगर पंचायत का सेपरेटली अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक हमारे कोर्स में है उसका सेपरेटली डिटेल्स में अध्ययन करना, उसके कितने भाग हैं, कितने उस शहर में उनके कौन कौन से विंग्स चलते हैं, क्या है उनका चुनाव कैसे होता है, उनको क्या कहा जाता है ना। तो वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप मैंने जो आज आपको बताया आपको समझ में आया हो। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।